हेलो फ्रेंड्स, टुडेस टॉपिक इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, लेकिन अगर ड्रग मेटाबॉलिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है तो इसके ऊपर वो एज ए सब क्वेश्चन इसको पूछ लेते हैं। तो हम जल्दी से देख लेते हैं कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला एज। न्यूनेट्स एंड एल्डरली में क्या होता है, हमारे जो ड्रग के मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं इनके या तो अमाउंट कम होती है या फिर एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स का उतने अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाते जितना अडल्ट कर पाते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है नियोनेट्स में हम जब क्लोरमफेनिकॉल देते हैं। क्लोरमफेनिकॉल क्या है, एक एंटीबायोटिक है। और ये नियोनेट्स में ना ग्रे बेबी सिंड्रोम कराता है। ये एक एमसीक्यू है कि क्लोरमफेनिकॉल नियोनेट्स में ग्रे बेबी सिंड्रोम कराता है। तो क्या होता है, अगर हम नियोनेट्स में क्लोरमफेनिकॉल दे रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेशन बहुत स्लो होता है, जिसकी वजह से इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है क्लोरमफेनिकॉल का, और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिससे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फिर एल्डरली में अगर हम लिग्नोकेन एंड प्रोप्रानोलॉल देते हैं तो उसका भी मेटाबॉलिज्म इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब दूसरा फैक्टर है डाइट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो जो एंजाइम्स है उनका फंक्शन कम हो जाएगा। फिर तीसरा फैक्टर है डिसीजेज। हम सबको पता है कि हमारे जो ड्रग्स है उनका मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में। अब अगर लीवर का ही डिसीज़ हो गया कोई, तो कुछ ड्रग का उतना अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। तो उसका एग्जांपल है, अगर हम लीवर सिरोसिस में किसी को डाइज़ेपाम देते हैं तो डाइज़ेपाम का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। अब हमारे चौथे फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में भी सबसे पहला है स्लो एंड फास्ट एसिटाइलेटर्स ऑफ आइसोनियाजिड। हम सबको पता है कि आइसोनियाजिड एक शिप ड्रग है और इसका एसिटाइलेशन होता है, फेज 2 रिएक्शन होता है एसिटाइलेशन। तो हमारे पास दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं एक्चुअली। एक होते हैं स्लो एसिटाइलेटर्स और एक होते हैं फास्ट एसिटाइलेटर्स। अगर स्लो एसिटाइलेटर्स से मतलब आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी हो जाएंगी, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। फास्ट एसिटाइलेटर्स मतलब ये जल्दी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करेंगे, जल्दी एक्सक्रीशन करेंगे, जिसकी वजह से थेरापेटिक फेलियर हो जाता है। इसलिए हमको डोज को बढ़ाना पड़ता है, आइसोनियाजिड के डोज को बढ़ाना पड़ता है फास्ट एसिटाइलेटर्स में। अब दूसरा फैक्टर है सक्सिनिल कोलिन एपनिया। इसमें क्या हो जाता है, ड्रग का अपना मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है और एपनिया हो जाता है। हम सबको पता है कि जो सक्सिनिल कोलिन होता है ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है और इसका मेटाबॉलिज्म करता है हमारा प्लाज्मा का एंजाइम स्यूडोकोलिनेस्टरेज एंजाइम, जिसकी वजह से इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो बहुत कम होता है। कितना होता है, 3 से 6 मिनट का होता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, ये जो स्यूडोकोलिनेस्टरेज है ना या तो अब्सेंट होता है या तो डिफेक्टिव होता है। इसलिए सक्सिलिन कोलिन का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है और इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है G6PD डिफिशियंसी। तो हम सबको पता है जो G6PD होता है ना, ये आरबीसी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। तो अगर किसी में G6PD की डिफिशियंसी है और उनमें हम कुछ ड्रग्स दे रहे हैं जैसे कि सल्फोनामाइड्स, प्राइमाक्विन, सैलिसिलेट्स एंड डैप्सोन, तो क्या होता है, आरबीसी की इंटीग्रिटी वैसे ही मेंटेन नहीं रहेंगी क्योंकि G6PD डिफिशियंसी और ऊपर से हम ये ड्रग्स दे रहे हैं, तो इसकी वजह से इन पेशेंट्स में हेमोलिसिस का रिस्क बढ़ जाता है। अब हमारा लास्ट फैक्टर है साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। हम सबको पता है कि या तो एंजाइम इंडक्शन होगा या फिर एंजाइम इनिबिशन होगा। अगर हम एंजाइम इंड्यूसर दे रहे तो एंजाइम इंडक्शन होगा, और अगर इनिबिटर दे रहे तो एंजाइम इनिबिशन होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।